जेसी वेयर ने भारतीय संविधान को या शासन प्रणाली को क्वासी फेडरल का है, यानी कि अर्ध संघात्मक का है। ऐसा क्यों? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का है। और संघात्मक शासन जो है आपका GS2 के सिलेबस का हिस्सा भी है और ऑप्शनल PSIR में भी ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें स्पष्ट जानकारी, कंसाइज वे में जानकारी आपको रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, एम लक्ष्मीकांत को उठाते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है केवल वही रट लो, उससे काम नहीं बनेगा। जब तक आप अपने माइंड में इसका एक माइंड मैप नहीं क्रिएट कर लेते हो, तब तक आप आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। किस तरह की समझ चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला। फिर हम शुरू करते हैं। देखो, संघात्मक शासन के ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या है, संघात्मक शासन होता क्या है। तो जिस तरह से आपके परिवार में शासन है वो आपके माता पिता चलाते हैं, नियम कानून बनाते हैं। आपको इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे आपको सोना है, ये ना करो वो ना करो। आपके परिवार को आपके माँ बाप चलाते हैं, यानी कुछ शक्तियां माँ बाप के हाथों में, कुछ शक्तियां पिताजी के हाथों में। जैसे वित्त पावर जो है, फाइनेंशियल पावर पिताजी के हाथों में होती है। उसी तरीके से अन्य जन कल्याण जो देखभाल जैसी जो तरीके होते हैं वो माँ के हाथों में होती है। वो भी अन्य चीजें जो भी आप रिलेट कर ले। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर या एक देश के स्तर पर। यदि हम देश के स्तर पर बात करते हैं तो किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए हमें कुछ संस्था की जरूरत होती है। वो संस्था क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यानी शासन चलाने के लिए जो भी जरूरी शक्तियां होती है, पावर होती है, उसका बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत कर दिया जाता है। इसी को संघात्मक शासन कह दिया जाता है एक शॉर्ट तरीके से। लेकिन संघात्मक शासन की परिभाषा क्या केवल इतना ही है? इतने से हम पता लगा पाएंगे कि ये संघात्मक शासन है? ऐसा तो कोई जहाँ पे राजतंत्र, राजा का शासन है वो भी कर सकते हैं। देखो, इसकी संघात्मक शासन की और भी विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता है कि उसका लिखित संविधान होना चाहिए उस देश का। उस संविधान में संशोधन कठोर होना चाहिए, शक्ति के विभाजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, 2 स्तर की सरकारें कम से कम होनी चाहिए, वो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ये 4 मुख्य चीजें तो होनी चाहिए। इसके अलावा विधि का शासन होना चाहिए और संविधानवाद को फॉलो करने वाला भी होना चाहिए। विधि का शासन जहां हो संविधानवाद को फॉलो करेगा ही। ठीक है, तो ये आपने जाना कि संघात्मक शासन किसको कहा जाता है। अब हम जानते हैं भारतीय संविधान जो है वो अर्ध संघात्मक क्यों है। जेसी वेयर ने क्यों कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जांच पड़ताल करते हैं। देखो, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की विशेषता या गुण तो आपको देखने को मिलते ही है। जैसे कि अनुसूची 7 आर्टिकल 245, 246 बताते हैं। आर्टिकल 245 बताता है कि देश के शासन को 2 स्तर की सरकारें चलाएगी। 246 आर्टिकल बताता है कि शक्तियों का विभाजन किया जाएगा इनके बीच में। उसके लिए 7वीं अनुसूची बनाई गई। 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, यानी किन विषयों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी और किन विषयों पर दोनों मिल करके कानून बनाएंगे। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? एक थी केंद्र सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय सूची, उसमें संचार, बैंकिंग, मुद्रा, अंतरिक्ष, ये महत्वपूर्ण विषय को रखा गया। वहीं अगर बात करें राज्य सूची की तो पुलिस, कृषि, सिंचाई व्यवस्था और संपत्ति कर, टैक्स, ये सब राज्य सरकारों के अंतर्गत रखा गया। और कुछ ऐसे विषय जैसे कि नापतोल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़ करके न्यायिक प्रणाली जैसे मोबाइल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ये सब। उसके अलावा वन और शिक्षा और भी अन्य विषय हो सकते हैं इसमें। इन पे दोनों मिलजुल करके कानून बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी गई, ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। अगर दोनों में टकराव हो जाता है तो किसके कानून को वरीयता दी जाएगी? केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बात कह दी गई है। तो स्पष्ट रूप से विषयों का यानी शक्ति का बंटवारा इसके माध्यम से कर दिया गया। लेकिन जो विषय बच गए वो केंद्र को दे दिए गए, जिसको अवशिष्ट शक्तियां कहा गया, रेसिडुअल्स पावर कहा गया, जो कि कनाडा के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। अवशिष्ट शक्तियां जैसे कि कंप्यूटर, संचार, अंतरिक्ष, ठीक है। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आएगी वो सारी केंद्र सरकार के पास ही जाएंगे। जो भी नए नए विषय आते रहेंगे, डाटा से संबंधित हो गया, है ना, तो ये विषय केंद्र सरकार के पास ही जाएंगे। यहाँ पे केंद्र पावरफुल हो गया। उसके अलावा और ऐसे कौन से प्रावधान है जिससे केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है? ये पता लगता है कि यहाँ पे केंद्र जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जैसे और भी अन्य प्रावधान है, सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो है आपातकालीन प्रावधान। आर्टिकल 352, 356 और 360 ये ऐसे प्रावधान है, अगर ये इनमें से कोई भी लागू हो जाता है तो सारी शक्तियां जो होती है केंद्र सरकार में निहित हो जाती है, राज्य सरकारें की भी। यानी जो
जिन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाते आई थी अब उन विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना पाएगी, जब भी आपातकालीन स्थिति लागू हो जाएगी। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जिस स्टेट में लगे केवल उन्हीं का ही बनाएगी, सबका नहीं बनाएगी। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती है और मौलिक अधिकार भी हमारे क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, कुछ को छोड़कर। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 44वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था कि आपातकालीन की स्थिति जब लागू होगी तो आर्टिकल 21 और 20 को निलंबित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर केंद्र काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अंबेडकर ने कहा भी था कि सामान्य परिस्थितियों में तो संघात्मक रूप से शासन करेगा, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां भी ऐसी आएगी जहां पे केंद्र काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ओके, उसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किए जाना, अखिल भारतीय सेवाओं की जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका कैडर जो तय करते हैं वो कौन तय करते हैं, केंद्र सरकार। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसका पार्ट है, केंद्र सरकार का। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें अवशिष्ट शक्तियों को मैंने बता दिया, जो कि आर्टिकल 248 आपको बताता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास रहेंगी। तो ये जो मुख्य प्रावधान है ये केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे एकल नागरिकता का प्रावधान होंगे, ये भी केंद्र को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, ये भी केंद्र को काफी शक्तिशाली बनाते हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान। और आर्टिकल 3 राज्य सरकारें की जो सीमाएं हैं वो केंद्र सरकार बदल सकती है कभी भी, यदि वो ऐसा चाहे तो बदल सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। एक राज्य में से कुछ हिस्सा अलग करके एक अलग राज्य का निर्माण किया जा सकता है, जैसे बिहार से झारखंड को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया, ठीक है ना। नाम परिवर्तन किया जाता है केंद्र सरकारें ही कर सकती है, ये आर्टिकल 3 के तहत। इतनी बातें जो आपने जानी ये शक्तिशाली बनाता है केंद्रीय, सभी प्रावधान केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कह दिया जाता है, क्योंकि संघात्मक तो भारतीय संविधान है ही, यानी भारत की शासन प्रणाली संघात्मक तो है ही, लेकिन झुकाव किस तरफ है, एकात्मकता की ओर है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, झुकाव कहाँ है, एकात्मकता की ओर है। यानी सामान्य परिस्थितियों में तो संघात्मक शासन जैसे काम करेगा, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आएगी जैसे कि आपातकाल का लागू होना, तो वहां पर केंद्र सर्वे सर्वा हो जाएगा, यानी सारी शक्ति केंद्र में निहित हो जाएगी। और ऐसे कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जहां पे केंद्र को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। जैसे राज्य सूची पर राज्य तो कानून बना ही सकती है, लेकिन राज्यसभा अगर एक प्रस्ताव 2/3 मत से पारित करके उसमें ये तय कर दे कि इन विषयों पर, इन राज्य सूची के विषयों पर अब केंद्र कानून बना सकती है क्योंकि राष्ट्रीय हित में ये निर्णय लिया गया, तो फिर केंद्र को वहां भी अलग से पावर मिल जाती है उन सूची पे, उन विषय पर कानून बनाने के लिए। जैसे कि 1972 में जो WP एक्ट जो लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसी के तहत लाया गया था। ठीक है, 249 आर्टिकल। 250 आर्टिकल क्या कहता है, ये कहता है कि जब आपातकालीन लागू होगा तो केंद्र की शक्तियां और राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में निहित हो जाएंगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना है, नियमों को लागू करना है, तो राज्य सरकारों से केंद्र को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा, वो बाध्य है इसके लिए मानने के लिए। नहीं माना जाएगा तो फिर निर्देशों के उल्लंघन के रूप में उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा संविधान का उल्लंघन करने के या शासन प्रणाली फेल होने के केस। इसलिए भारतीय संविधान को इन प्रावधानों के वजह से ही भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। तो केसी वेयर का जो कहना था बिल्कुल ठीक कहना था, ये बात सच है। हमारा भारत पूर्ण रूप से संघीय नहीं है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में जो शुरू में आपको विशेषता बताई थी वो स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए। 2 स्तर की सरकारें हैं, 2 स्तर की सरकारों के बीच में स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। लेकिन हमारे पास एक अलग परिस्थितियां भी है, जबकि अन्य देशों जैसे अमेरिका के संविधान में या उस देश की शासन प्रणाली में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहां पे केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती किसी भी स्थिति, लेकिन भारत के केस में ऐसा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सहकारी संघवाद के ऊपर बात करेंगे कि जो ग्रेनविल ओस्टिन है उसने क्यों कहा था जो भारतीय जो शासन प्रणाली है, ये संविधान है वो सहकारी संघवाद है, सहकारी संघवाद पे टिका हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें से थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि नीति आयोग की भूमिका, GST परिषद जो बनाया गया है, जोनल काउंसिल बनाई गई है, ये सब सहकारी संघवाद के अंतर्गत ही आते, जहाँ पे सरकारी मिलजुल करके सहयोगात्मक रूप से शासन करते हैं, अनुदान देना सरकारों को, वित्त आयोग की भूमिका, ये सारी क्या है, सहकारी संघवाद के ही उदाहरण। तो नेक्स्ट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते रहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक शेयर भी कर दें। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।